अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ निवास सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और जनाब अगर मौसम अच्छा होना तो वैसे ही हमारा मूड खुशगवार हो जाता है। और मेरे मूड से तो आपको पता चल ही गया होगा कि बाहर का जो मौसम है कितना खुशगवार है, कितना प्लेजेंट हो चुका है बारिश होने की वजह से। लेकिन दुआ ये भी हमने करनी है कि बारिश जो है वो रहमत ही बन के बरसे, ना कि हमारे लिए ज़हमत साबित हो। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे, मौसम के हवाले से भी आप लोगों को अपडेट करेंगे। लेकिन अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि ज़िंदगी सोच से गुजारी जाती है। सोच के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सोच हर चीज़, हर काम के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स का काम कर रही होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी सोच दुरुस्त हो, यानी आप सही सिमत में सोचना जानते हो। इंसान के 90% मसले हल हो जाते हैं अगर सोचने का ज़ाविया उसका दुरुस्त हो। और अब सही ज़ाविये या फिर सोच के दुरुस्त होने से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि दिमाग फैसले करते हुए बोनेपन का शिकार ना हो, अंधी तकलीर ना करता हो। इससे मुराद ये है कि हर मामले को एग्जैक्ट वैसे ही देखने वाला हमारा दिमाग हो, हकीकत को ही देखना चाहिए और जैसी वो होती है। आपके लिए किसी चीज़ की अहमियत क्या है, कब तक है, कहाँ है या कहाँ नहीं है, इस सारी बातों का जो ख़याल है उसका रखना सही सिमत में सोचना होता है। फिर इसमें क्रिटिकल और तनकीदी पहलू भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों की बातों के पीछे लगकर गलत रास्ते पर पहुंच जाएं। आपको ख़ुद भी अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, यही फ्री थिंकिंग भी होती है। लोग फ्रीडम की बात तो करते हैं लेकिन उन्हें उसका अंदाज़ा नहीं होता। दरअसल यही हकीकी फ्रीडम है जहां आप आज़ादाना तरीके से सोच पा रहे होते हैं। ज़िंदगी में ना फ़ैसले करते हुए ये रवैया आपको बहुत कामयाब बना सकता है। एक अजीम फ़लसफ़ी है गौतम बुद्धा, आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम। तारीख़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया और उनका ये कहना था कि दिमाग ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। और दिमाग भी तो महज सोचों का एक घर ही है हमारे लिए। हम थॉट प्रोसेसिंग को या फिर जहाँ पर सोचने का अमल होता है उसी को तो दिमाग कहते हैं। इसलिए सोचों की परवाह जो बड़ी ज़रूरी होती है कि आप क्या सोच आपके दिमाग में आ रही है उसको सोचना, उसको एनालिसिस उसका करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस चीज़ का ख्याल ज़रूरी है कि कोई इम्प्योरिटी हमारे माइंडसेट में शामिल ना हो, हमारी सोच में शामिल ना हो। जहाँ सोच बदलना बेहतर हो वहाँ सोच बदली जाए, और जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ अपनी सोच पर कायम भी रहा जाए। ये अमल इतना ताकतवर है कि सिर्फ सोच के बदलाव से ना हम ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि सीखें और हर चढ़ते दिन और गुज़रती शाम से सीखें, अपने और दूसरों के तजुर्बे से सीखें, किताबों से सीखें और वाक़यात से सीखें, क्योंकि ये सीखना ही है जो आपको सही डायरेक्शन में देखने के काबिल बनाता है। और वैसे भी हमें कुरान मजीद भी यही तालीमात देता है कि जहाँ से भी आपको इल्म हासिल हो रहा है, जहाँ से भी आपको इल्म या तालीम मिल रही है, आपको वहाँ से हासिल करना चाहिए। फिर आपको ये नहीं देखनी चाहिए कि वो आपसे इक़दार में या आपसे मयार में या आपसे कह लें कि बुलंदी में कितना छोटा है, कितना बड़ा है। ये देखे बग़ैर इस चीज़ को नागुज़ीर किए करते हुए जनाब आपको आगे भी बढ़ना चाहिए और हर चीज़ से सीखना चाहिए। अपने पास्ट से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, आगे आने वाली चीज़ों से सीखना चाहिए। बहुत से छोटे बच्चे भी होते हैं ना, कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं कि बड़े भी दंग रह जाते हैं। ऐसे ऐसे सवालात पूछते हैं कि हम लोग ख़ुद ही स्पीचलेस हो जाते हैं और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन आती है कि हमारे दिमाग में ऐसी क्यों नहीं चीज़ आई है, ऐसा पहलू इस वाक़े का, ये इस चीज़ का क्यों नहीं आया है। बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि हर चीज़ से हमें
हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस ये है कि आपकी सीखने वाली हिस्स जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। अगर आप अपने आप में ही शहनशाह हैं, बादशाह हैं, तो फिर आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, फिर आप ख़ुद को भी खुद नहीं सिखा सकते हैं। खैर, ये आज का पैगाम था। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद ख़वातीन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब, हमारे चेहरे पर कुछ ज़ाहिर हो जाए ना, तो हमारी सारी खूबसूरती को गहना के रख देता है। मुलाज़मा की यूँ तो बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सूरज की तेज़ रोशनी को इसका ज़्यादा कसूरवार ठहराया जाता है। ये भी देखा गया है कि अक्सर तेज़ धूप ना होने के बावजूद भी कुछ ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जो कहीं कहीं इस बात को रद्द भी करती हुई नज़र आती हैं कि इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ सूरज की तेज़ शुआएँ ही हैं। मर्दों की निस्बत ख़वातीन इस मसले का ज़्यादा शिकार नज़र आती है, जिसकी एक वजह उनकी गैर मयारी और सस्ती मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी होता है, जो कम वक्त और कम कीमत होने की वजह से अच्छी तो लगती हैं, लेकिन उनके जो मनफी असरात है वो मुलाज़मा की सूरत में भी उनके चेहरे पर ज़ाहिर होते हैं। दूसरा ये कि मुलाज़मा चेहरे पर ज़ाहिर हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर से उसकी तस्दीक ज़रूरी होती है। बाज़ ख़वातीन चेहरे पर या नाक के पास, गर्दन, कानों के पीछे कुछ स्याह या ब्राउनिश कलर के जो धब्बे होते हैं ना, उनको ज़ाहिर होने पर भी लापरवाही का मुज़ाहरा करती हैं, जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो घरेलू टोटके या फिर होम रेमेडीज़ हो सकता है कि हमारी स्किन की और बीमारियों में कहीं अपना किरदार अदा कर रही हूँ, लेकिन मुलाज़मा जैसी बीमारी में इन टोटकों से जितनी एहतियात की जाए उतनी बेहतर होगी। इस हवाले से एक इलाज जो कि केमिकल पीलिंग है, और वो बहुत ज़्यादा लोग करवा रहे हैं। केमिकल पील से आपकी स्किन रिफ़्रेश हो जाती है। इसके अलावा आपका चेहरा आप इवन दो के हाथों पे भी करा सकते हैं, गर्दन पे भी, और दीगर हिस्से भी आपके साफ़ और ताज़ा हो जाते हैं। तो इस इलाज के बारे में बात करेंगे। दूसरा, एंटी एजिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि ये इसको किस तरह हम लोग बेहतर कर सकते हैं, अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन किस तरह कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम एज तो करते ही हैं, जितनी हमारी एज बढ़ती जाएगी, हर साल हमारी एज जो है वो हम बड़े हो रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो उस एजिंग प्रोसेस को किस तरह स्लो डाउन कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। और केमिकल पीलिंग, व्हाट इज़ केमिकल पीलिंग, इस पर भी बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कमल जवाद मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कमल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कमल, बाहर तो मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी कह लें कि जिस तरह की सूरत हाल हुई भी है वो आप देख कर ही आ रही हैं सड़कों की, और बारिश के आफ्टर इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं। लेकिन जैसे बारिश के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, वैसे कुछ और चीज़ों के भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक मुलाज़मा भी आ जाता है। मुलाज़मा किन किन रीज़न्स की वजह से, किन किन वजह की बुनियाद पर हो सकता है? ये मुलाज़मा को हम आफ्टर इफ़ेक्ट्स कहेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम ट्रीटमेंट लेकर आ रहे होते हैं, वो किस वजह से मुलाज़मा कॉज कर सकते हैं? देखिए, मुलाज़मा बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन होती है, यानी कि आपकी स्किन के कलर से डार्कर कलर अगर आपकी स्किन का होना शुरू हो जाए, उसे हम मुलाज़मा कहते हैं। मुलाज़मा बेसिकली बहुत सारे रीज़न्स की वजह से हो सकता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें चीज़ है, ख़वातीन में अगर हम बात करें तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी। अच्छा। बेसिकली अल्लाह पाक ने हमारी अपनी बॉडी के अंदर कलर डिसाइड करने के लिए जो चीज़ रखी है उसे हम मेलानिन कहते हैं। मेलानिन की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाए, मेलानिन डिसाइड करता है कि कलर बॉडी का कैसा होगा। जैसे जो एशियन स्किन है उसमें मेलानिन, आपको पता है, वीटिश कलर होता है। वीटिश से अगर 1 टोन लाइटर कर लें, ये एशियन स्किन का कलर है। लेकिन अगर हम बात करें कि एशियन स्किन नहीं है, किसी भी जगह यूके यूएसए में जो स्किन कलर टाइप 1 और 2 होता है, उसमें मेलानिन की तादाद बहुत कम होती है। सो कलर लाइटर हो जाता है। अब अगर एशियन स्किन में मेलानिन का कलर जो नॉर्मल स्किन टोन है उससे किसी स्पेसिफिक पैच पर ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो उसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। वो डार्कर टोन हो जाती है। अगर आपकी पूरी बॉडी डार्कर हो तो दैट इज़ ओके, लाइक वो आपका कलर है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप कहीं से आपका कलर लाइटर है, कहीं से आपका कलर डार्कर है, और कहीं आपको पैच पड़ रहे हैं, तो वो हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन में मुलाज़मा हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन में आपको फ्रेकल्स हो सकती हैं, हाइपर पिगमेंटेशन में ही आपको और दूसरी ऐसी बहुत सारी डिजीज़ जो हमारी डर्मेटोलॉजी में आती हैं, वो फिर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट बिकॉज मुलाज़मा आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, तो मुलाज़मा के लिए ख़वातीन में अगर है तो आयरन डेफिशिएंसी
अच्छा, सन एक्सपोजर, अच्छा, स्ट्रेस का लेना, अल्कोहल और स्मोकिंग की कंजप्शन बहुत ज़्यादा करना, कोई भी जो मेकअप प्रोडक्ट अभी आपने बताया कि अगर वो मयारी नहीं है, गैर मयारी है, उनका इस्तेमाल करवा सकता है। वाइटनिंग क्रीम्स, अगर आप वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा और वो स्टेरॉइडल बेस्ड हैं, उनकी वजह से भी मिलाजमा होता है। अच्छा, उनको छोड़ने की वजह से या उनके कॉन्टीन्यूस यूज़ की वजह से मिलाजमा आपको हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक रीजंस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपको कैल्शियम की कमी की वजह से मिलाजमा हो रहा है, सो दिस इज़ लाइक मिथ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मेन मिलाजमा होता है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। आपने देखा होगा खासतौर पे ख़वातीन प्रेगनेंसी में सफ़र करती हैं इस चीज़ से। आजकल खैर बहुत सारे मेल्स भी ऐसे हैं जिन्हें स्पेसिफिकली इस पैच पर, ये जो आपका मेलार वाला पैच होता है चीक्स वाला, मेल्स को खास तौर पे इस एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। उसका मेन कॉज ये होता है कि खवातीन फिर भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन कर लेती हैं, सन ब्लॉक लगा लिया, मेकअप लगा लिया या कोई भी ऐसी प्रोटेक्शन, या अपने आप को थोड़ा प्रॉपर, मेल इतना नहीं करते। तो मिलाजमा का होना, मैं ये कहूँगी कि जितनी भी हमारी एस्थेटिक्स और डर्मेटोलॉजी की दुनिया है उसमें एक चैलेंजिंग ट्रीटमेंट है। अच्छा, सबसे ज्यादा इसी का ट्रीटमेंट मुश्किल, बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट है, बिकॉज इसका रिकरेंस बहुत है। ये एक मरतबा साफ हो जाती है, दोबारा हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी में है ड्यू टू सम डेफिशिएंसीज है तो फिर हम इसे कवर कर सकते हैं। बट अगर वो डेफिशिएंसीज की वजह से नहीं हो रहा है और वो कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस है, बहुत सारे लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी, ये चीज़ें उसे इन्हेंस करती हैं। करवाने का रीज़न नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन करवाने का रीज़न नहीं होती, बट जिस भी बंदे में थोड़ी सी भी टेंडेंसी है, उसका मेलानिन बढ़ रहा है किसी भी वजह से, सन एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, तो ये उसे एग्जेजरेट कर देगा, उसे बहुत ज़्यादा कर दे। ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं। लेकिन मैं दूसरा ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये मिलाजमा हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपको छाइयाँ पड़ गई हैं, ये मिलाजमा हो गया है, तो वो जाएगा नहीं, आप जितने मर्जी ट्रीटमेंट करा ले। वाकई ऐसा है? ऐसा एक्चुअली मुनीबा मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकती इसके ऊपर, या मैं इसे अग्री नहीं कर सकती। उसका रीज़न ये है कि देखिए, डेफिशिएंसी अगर कॉज आयरन है, आप आयरन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर लेते हैं, आपका आयरन पूरा हो जाता है, आप अपनी डाइट भी बैलेंस ले रहे हैं और कोई कॉज नहीं है, आप सन से प्रोटेक्शन भी अच्छी से कर रहे हैं, फिर बाद में अपनी स्किन केयर भी अच्छी कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम उससे बच सकते हैं। अच्छा। एक मरतबा आपकी स्किन अगर इन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के बाद क्लियर हो जाती है, बाद में अगर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, प्रॉपरली केयर कर लेते हैं उसकी, तो फिर वो दोबारा नहीं होता। अगर प्रोटेक्शन प्रॉपर है, बट ऐसा हम करते नहीं है ना। एग्जैक्टली। लेकिन ये कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर कोई एग्जैक्ट कॉज आपके पास मौजूद है और आप उससे कवर अप हो सकते हैं, आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, क्या दूसरा ये भी हो सकता है कि एक तो आपने बताया कि वाइटनिंग क्रीम्स की वजह से भी हो सकता है, दूसरा ये कि बहुत से लोग अब जैसे सस्ते वाले भी सन ब्लॉक्स यूज कर रहे होते हैं, क्या उनकी वजह से भी कॉज हो सकता है? बिकॉज वो आपको प्रोटेक्शन तो दे नहीं रहा ना उस तरह। ये आपका जो सेकंड रीजन है, यही इसका आंसर है कि सस्ते वाला सन ब्लॉक उस सूरत में करवा सकता है, एक तो वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह के सन ब्लॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं वाइटनर्स होते हैं, यू नो। अच्छा। वाइटनर्स होते हैं स्टेरॉइडल बेस्ड, तो वो स्लो पॉइजन का काम करते हैं। वो स्लोली स्टेरॉइडल बेस्ड आपकी स्किन को यूज टू कर देते हैं, और स्टेरॉइड आपको पता है ना, एक टाइम के बाद स्टेरॉइड अपना असर करना बंद कर देता है। सो जब वो अपना असर करना बंद करता है, फिर स्किन पर आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं, और उन आफ्टर इफेक्ट्स में मिलाजमा भी शामिल है। तो यस, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि बिल्कुल सस्ते वाले सन ब्लॉक भी मिलाजमा करवा सकते हैं। उसके पीछे साइंस क्या है वो मैंने आपको बता दी है। सही है, तो इसलिए अपना सन ब्लॉक भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो आप चूज करें। हाँ, मेडिकेटेड होना चाहिए, वो आई बिलीव कि जो हमारी रिसर्चेस हैं उसमें अगर आपका मेडिकेटेड सन ब्लॉक है, सन ब्लॉक मैंने आपको हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल है, फिजिकल है, ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन पे क्या सूट करता है, आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है, जेल बेस्ड यूज करना है, स्प्रे फॉर्म में करना है, आपको जो टिंट वाला होता है वो करना है, या अपनी स्किन के मुताबिक डिसाइड करना है।
बट SPF 50+ होना चाहिए एशियन स्किन में। लेकिन अब जिस तरह का गर्मी का मौसम तो चले, अभी तो मॉनसून शुरू हो गया है तो थोड़ी सी मौसम प्लेजेंट हो गया, लेकिन पीछे आपको पता है कितनी गर्मी थी। तो इवन दो कि अगर हम अच्छे वाला भी सनब्लॉक लगा के निकल रहे हैं ना, तो इतना पसीना आता था कि मुझे लगता है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। एक्चुअली क्या होता है मुरीमा, एक आइडियल तरीका ये होता है कि कोई भी केमिकल सनब्लॉक जो है वो 30 मिनट में अपना असर शुरू करता है। अच्छा। तो आपने जब भी घर से बाहर निकलना है 30 मिनट्स पहले सनब्लॉक को अपने फेस पर लगा लेना है, अपने एक्सपोज पार्ट्स पर लगा लेना है। 20 to 30 मिनट्स में जब वो अपना वर्क करना शुरू करेगा तब वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर अगर आपको पसीना आ भी जाता है तो आपकी स्किन में वो एब्जॉर्ब हो चुका है। उन्हीं पोर्स से नो डाउट आपको स्वेटिंग भी हो रही है, बट क्या होगा कि हमेशा कोई भी अच्छा सनब्लॉक आपने वैसे भी 3 to 4 आवर्स के बाद रिपीट करना है। तो अगर हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेकअप लगाए या कुछ है तो आप स्प्रे बेस्ड कर सकते हैं या कोई भी और उसकी फॉर्मुलेशन ऐसी ले सकते हैं जो आपकी स्किन पर उस वक्त के लिए सुइटेबल हो। सो 3 to 4 आवर्स में आपने वो रिपीट करना ही है। स्वेटिंग होने के बाद वो थोड़ा बहुत उसमें से निकल जाता है सनब्लॉक, अगर आप 3 to 4 आवर्स में रिपीट करेंगे तो दोबारा से कंपनसेट हो जाएगा वो। तो मेलाज़मा से प्रोटेक्शन के लिए 2 चीज़ें और एंटी एजिंग भी हम बात करेंगे, उनके लिए भी 2 चीज़ें, दोनों के लिए ये बहुत कंपल्सरी है, एक आपका मॉइस्चराइजर और दूसरा आपका सनब्लॉक। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों कंपल्सरी है। इसे आप इस तरह ज़रूरी समझे जैसे इंसानी ज़िंदगी के लिए पानी ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे अपनी डेली रूटीन में हर बंदे को शामिल कर, बंदा और बंदी दोनों को शामिल करना चाहिए। आपने अपना मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा रखना है और दूसरा कि सन ब्लॉक, इन दोनों का लाजमी इस्तेमाल करना है। क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं इसके आजकल मार्केट में या डर्मेटोलॉजिस्ट की दुनिया में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं इसके? एक्चुअली डर्मेटोलॉजी की दुनिया में तो मेलाज़मा के ट्रीटमेंट बड़े स्पेसिफिक से थे। अच्छा। लेकिन एस्थेटिक्स ने जैसे जैसे आगे ग्रो किए एस्थेटिक्स, तो ट्रीटमेंट्स भी उसके आगे आगे एडवांस होते चले गए। हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस में शुरू में ये होता था कि हम सिर्फ खाने और लगाने वाला ट्रीटमेंट पेशेंट को देते थे, उसका कॉज डिटेक्ट करते थे, डायग्नोस करते थे, लैब्स करवाते थे, जो कॉज है उसे ट्रीट करते थे और देन खाने लगाने वाला ट्रीटमेंट सन प्रोटेक्शन दे दिया। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि जितना आपको पता है एस्थेटिक्स बहुत एडवांस हो चुकी है, तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर्स के साथ। डिफरेंट प्रोसीजरल ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जो कि हम मेलाज़मा के पेशेंट के लिए करते हैं, जिसमें हमारे पास PRP माइक्रो नीडलिंग है, इन्फिनी माइक्रो नीडलिंग है, उसके अलावा CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, पीको लेज़र है जो हम इस्तेमाल करते हैं मेलाज़मा के पेशेंट्स के लिए। उसके साथ साथ खाने लगाने वाला चलता रहता है, बट ये वो प्रोसीजर्स हैं जो हम मंथली या फोर्टनाइटली लाइक 15 डेज अपार्ट हम उनको रिपीट करते हैं। सो 3 to 6 सेशंस नीडेड होते हैं इसके लिए, और सम टाइम हम 1 महीने में पेशेंट को बुला लेते हैं, सम टाइम अगर पेशेंट की स्किन हील होने में टाइम लगा रही है तो उससे भी ज़्यादा टाइम, बट आइडियली 4 to 6 वीक्स का टाइम देते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोसीजर है वो हमारे पास केमिकल पीलिंग का है, जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया था। केमिकल पीलिंग बेसिकली हमारा टॉपिक है आज का, तो मैं ज़्यादा उसी पे बात करना चाहूँगी। केमिकल पीलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम डिफरेंट पील्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट एसिड पील यूज़ करते हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा हम बैलेंस्ड रखते हैं कि वो आपकी स्किन को बर्न ना करें। केमिकल जो पीलिंग है वो उसकी मुझे वैसे बेसिकली केमिकल पीलिंग बहुत पसंद है। उसका रीज़न ये है कि OPD बेस्ड प्रोसेस है। आपको 15 to 20 मिनट्स में हम पेशेंट को फ्री भी कर सकते हैं। डाउन टाइम एज सच कोई नहीं होता पेशेंट का। पेशेंट OPD बेस पर आके प्रोसीजर करवाएगा और अपने घर जा सकता है। उसमें तरीका ये होता है कि अगर आपको मेलाज़मा है तो उसके लिए हम ग्लाइकोलिक पील यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल पील यूज़ कर सकते हैं, पम्पकिन पील यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको एक्नी प्रोन स्किन है, एक्नी हो रही है, आपकी स्किन पर स्कार्स बने हुए हैं, आपको इवन टोन चाहिए, तो उसके लिए फिर हम सैलिसाइलिक पील भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम नायासिन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो जिस तरह बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, पीलिंग के भी डिफरेंट हमारे पास एसेट्स होते हैं। मेलाज़मा की अगर हम बात करते हैं तो आइडियली मैं जो यूज़ करती हूँ, मेरी जो फेवरेट है, इसमें हम ग्लाइकोलिक पील यूज़ करते हैं। अगर कॉम्बो में यूज़ करेंगे तो ग्लाइकोलिक सैलिसाइलिक यूज़ कर लेते हैं, पम्पकिन, और हम फिर इसमें पपाया पील भी यूज़ कर लेते हैं, सम टाइम पाइनएप्पल भी कर लेते हैं, बट मैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हूँ कि कंडीशन क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पील हम सम टाइम 15 डेज अपार्ट रिपीट करते हैं और सम टाइम 1 मंथ अपार्ट। अच्छा। उससे क्या होता है,
प्रोसेस क्या है उसका, आपकी जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की वो एक्सफोलिएट होती है, यानी कि वो रिमूव होती है। बट वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई खाल पूरी स्किन की उतर के हाथ में आ गई है और आपका एक नया चेहरा आ जाएगा, नहीं, स्लोली पीलिंग होती है, बिकॉज इंसान है ना, सांप में और इंसान में नहीं इतना फर्क होता है। सो वो जो पीलिंग होती है स्लो प्रोसेस होता है। ड्राइनेस हो सकती है इसके बाद, काफ़ी लोगों को कंप्लेन होती है कि हमें ड्राइनेस हो रही है, तो इमीडिएट किसी फंक्शन से पहले आपने नहीं करवाना, बिकॉज एक प्रोसीजर है, आपको कम से कम 2-3 मंथ्स का टाइम देना है अगर आपने इसके रिपीटेड सेशन करवाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने पीलिंग करवाई है और कल जाके आप कोई इवेंट अटेंड कर लेंगे, नहीं, आपने 1 वीक का टाइम उसे देना है, बिकॉज पीलिंग का जो मेन पर्पज है वो यही है कि वो आपकी स्किन को पील करती है, पील ऑफ करे, एक्सफोलिएट करे। आपकी स्किन पर हल्की हल्की सी लेयर्स उतरती हैं और वो आपने खुद से नहीं छीलनी, उसे रिमूव होने देना है, खुद ही वो रिमूव बिल्कुल। उसका बेस्ट जो प्रोसीजर है बाद में डाउन टाइम, मैं इसलिए नहीं कह रही थी कि डाउन टाइम है, मतलब उसमें करना ये होता है कि अगर आप सन ब्लॉक यूज़ करें और मॉइस्चराइजर जो मैंने बताया, दोनों मेरे फेवरेट हैं, बार बार मैं बोलती रहती हूँ, सब कहते हैं कि इनका 2 बहुत फोकस होता है, लेकिन आप ट्रस्ट करें जो इन 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं वो अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेते हैं। सो ये 2 चीज़ें आप करने से आपकी जो पीलिंग हो रही है वो बहुत अच्छी और प्रोटेक्टिव रहेगी। अच्छा, स्किन इन्फ्लेम नहीं होगी, इचिंग भी नहीं होगी और ज़्यादा ड्राइनेस भी नहीं होगी और आप अपना मेकअप करके अपनी डेली रूटीन पे वापस भी आ सकते हैं। अगर आप कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, देन आप अपना सन ब्लॉक अप्लाई करें। लेकिन अगर देखें, अगर फौरन से आपने पीलिंग करवाई है, अगर आप प्रोसीजर करा के आए हैं, तो उसके बाद कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं आपने करने? आपने हॉट शावर नहीं लेना, नंबर 1, जिम ज्वाइन नहीं करना ताकि स्वेटिंग ना हो, कम से कम 2 से 3 दिन। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने फेस पर किसी भी किस्म का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना जो कि मजीद एक्सफोलिएट करे। कुछ लोग स्क्रबिंग करते होते हैं, कुछ लोग ऐसी क्रीम्स यूज करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं लगाना ना आपने, जैसे रेटिनॉल है, जैसे टेरेटिनॉइन है, इस तरह की एडाप्लिन है, ये चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं वो उस वक्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने इन दिनों में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, अगर आप यूज्ड हुए तो ये चीज़ें बंद कर दें। सो आपने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करना जिसमें एसिड हो, नंबर 1, या जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपकी स्किन को पील ऑफ करे। ठीक है। सो आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। बेस्ट यही है, आपने सन ब्लॉक लगाना है और मॉइस्चराइजर लगाना है। 2-3 डेज के लिए आप अपनी ये रूटीन रखें, जब वो कम्प्लीटली पील ऑफ हो जाएगी, आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन इवन हो रही है। अच्छा। आपकी स्किन पर ग्लो आ रहा है और आपकी स्किन से वो जो मिलाजमा का टिंट है वो काफी हद तक कम होना शुरू हो गया है। सो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है केमिकल पीलिंग मिलाजमा की। अच्छा, दूसरा जैसे आपने ग्लाइकोलिक एसिड की बात की है कि इसमें वो उसका भी होता है, बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन घर में भी बहुत से लोग हैं आजकल ग्लाइकोलिक एसिड लगा भी रहे हैं, एज अ टोनर भी यूज कर रहे हैं, क्या वो यूज करना चाहिए हमें कि नहीं? एज ए टोनर हम कर सकते हैं। इसमें ये कि अगर आपका बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव नहीं है, आपने पहले मैंने बताया बार बार मल्टीपल टाइम कि कोई भी चीज़ नई ट्राई करने से पहले आप उसे अपने एल्बो पे लगा के चेक कर लें। अगर आपकी स्किन को वो इच नहीं कर रही, आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा रेड नहीं हो रही है, वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव आपकी स्किन नहीं है, तो आप एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं। फिर भी मेरा कहना यही है कि बेहतर है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें एक बार, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से। बट आप बहुत श्योर हैं इस चीज़ के लिए कि ठीक है मेरी स्किन पे ये सूट करता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये जो पील्स होती हैं और इनके थोड़े थोड़े से जो कंसंट्रेशन अगर किसी चीज़ में मौजूद होती है तो ये आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए होती है। अच्छा। बट अगेन उसकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए और प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, फिर ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरा लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी ग्लाइकोलिक एसिड के हवाले से भी, मुँह पे तो यूज़ कर रहे हैं जी, डेंड्रफ के लिए भी लोग यूज कर रहे हैं, बालों में भी, स्कैल्प में भी, वो भी सही है कि नहीं? देखिए, वो मैं इसलिए उसको नहीं एग्री करती अगेन मुनीबा कि देखिए आपकी स्किन पे हो सकता है आपको वो सूट कर जाए, बट उसे मैं अप्लाई करूं तो मेरी स्किन पर वो इचिंग करवा दे, मेरी स्किन को बर्न करवा दे वो। सो बगैर मशवरे के और बगैर अपनी स्किन के टेक्सचर को जाने हुए आप उसे ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है। अगर आपने करनी है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट कर लें, वो आपको बता देंगे, फिर आप यूज कर सकते हैं, फिर आप वो यूज कर सकते हैं। तो आज हमने मुलाजमा के हवाले से बात की है, एंटी एजिंग पे भी हमने बात की है कि अगर आपका मुलाजमा ही ठीक है और आप वो सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए 2 इंग्रेडिएंट्स इज़ मस्ट, जिसमें आपका सन ब्लॉक आ जाता है और आपका मॉइस्चराइज़र आ जाता है, अगर आप यही 2 चीज़ें अच्छी ब्रांड की और अच्छे तरीके से मेडिकल
डेडिकेटेड यूज़ करें तो आप इन दोनों बीमारियों से बच सकते हैं, स्किन कंडीशन से बच सकते हैं। डॉक्टर कंवल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कंवल, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अभी हम ख़वातीन की स्किन के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने ग्लो करना है। स्किन आपकी अच्छी है लेकिन आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने तो आपकी सारी ग्लो जो है ना वो कह लें कि ख़त्म हो जाती है। अगर आप अच्छे दिख नहीं रहे हैं या आपने अटायर अच्छा नहीं पहना है, ट्रेंडी नहीं लग रहे हैं, फैशनेबल नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मद्देनज़र रखना होता है, क्योंकि समर्स चल रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ऐसी गर्मी थी कि जनाब आप कुछ भी पहन लें, आपका जो पसीना था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इस समर्स में हम कौन कौन से फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे, क्योंकि मानसून का मौसम चलने वाला है, उसमें अगर कहीं पर हमने दावत पे जाना है, किसी इवेंट पे जाना है या कहीं पर भी जाना है, तो किस तरह के कपड़े हम पहन सकते हैं, किन कलर्स का हम जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए वार्डरोब कंसल्टेंट समन असद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और समन को वेलकम कहते हैं। समन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ठीक ठाक, खुशबाश। हाँ, जैसा मौसम है ना, हाँ, उसकी वजह से मूड भी खुशगवार आज तो बड़ा ही अच्छा हो गया। हाँ, ऐसे ही है। तो जिस तरह का मौसम है, समन, पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, अल्लाह अल्लाह करके मौसम तब्दील हुआ है, मानसून का मौसम शुरू हो गया है। तो चले मानसून अगर नहीं भी आता तो समर्स तो चल ही रहे हैं, कभी धूप निकलेगी कभी बारिश होगी, लेकिन इस मौसम में हमारी जो अटायर है या हमारे कपड़ों की सेंस है वो किस तरह की होनी चाहिए, और फैब्रिक ख़ास तौर पर किस तरह का फैब्रिक पहनना है जो ब्रीदेबल भी हो और जिसमें गर्मी भी इतनी ज़्यादा ना लगे? देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगी हैट्स ऑफ टू दोज़ गर्ल्स जो कि जॉर्जेट्स और शिफॉन वगैरह जो है वो कैरी कर लेती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि आप कैरी कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा। आप उस चीज़ को बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो ब्रीदेबल नहीं है फैब्रिक्स जो जॉर्जेट और शिफॉन्स हैं। अच्छा। बट फिर भी शिफॉन जो है इज़ मच बेटर दैन जॉर्जेट, डबल जॉर्जेट। लेकिन आजकल जो मॉनसून का मौसम है इसमें आपने देखा होगा हब्स बहुत हो जाता है। जी, एग्जैक्टली। इसमें कोशिश करनी चाहिए इस तरह का फैब्रिक सिलेक्ट किया जाए जो ब्रीदेबल हो, जिससे आपको हवा का गुजर बसर हो सकता हो और वो आप मतलब इजी फील करें पहनकर, क्योंकि जब आप इजी फील नहीं कर रहे होते तो आप कहीं ना कहीं अपने बॉडी पोस्चर से बता रहे होते हैं कि आप इजी नहीं है। जी, ट्रू। आजकल बड़ा अच्छा एक फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल है, कॉटन नेट। कॉटन नेट के अंदर भी आपको वैरायटी मिलेगी, कुछ ज़्यादा बारीक कॉटन नेट है, कुछ थोड़ा मोटा कपड़ा है। तो मुझे लगता है कि आजकल के जो आपका ट्रेंडिंग फैब्रिक है वो कॉटन नेट है। और कॉटन नेट फिर जैकार्ड आ जाती है, उसके ऊपर जैकार्ड एक डिज़ाइन है बेसिकली जो कि कॉटन नेट के ऊपर आपको बड़ा इजीली अवेलेबल होता है। उसमें गोल्डन पैचेस भी होते हैं, कॉपर प्रिंट भी होता है, सिल्वर में भी होता है। तो ये वो मोटा नहीं है क्या जैकार्ड? वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि कॉटन नेट की वैरायटीज हैं। अच्छा, ठीक है। वो अब आपको कितना बारीक और कितना मोटा और फिर मिक्स फैब्रिक भी आपको अवेलेबल इजी हो जाता है जो आप सर्दियों में कैरी कर सकते हैं। बट आपने अपना फैब्रिक अपने सिलेक्शन खुद से करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ की कंसिस्टेंसी, जब फैब्रिक लेना उसको अपने हाथ पे पकड़ के ज़रूर देखें, उसको फील करके ज़रूर देखें कि वो आपको हाथ में पकड़ ये अब आपने जो पहना है फैब्रिक पकड़ के चेक कर लूं। इट्स अ काइंड ऑफ लॉन एंड डॉबी लॉन लग रहा है मुझे ये तो बड़ा ही मजे का है। और उससे बढ़ के अच्छी बात ये कि आजकल कलर के ट्रेंड्स बड़े मजे के हैं। इस वक्त मार्केट में आपको स्काई ब्लू अवेलेबल है, पिंक, ये येलो का जो मैंने शेड पहना हुआ है, बट मेरी आदत है क्योंकि एज ए प्रोफेशनल काम करना है तो प्योर कलर भी नहीं आप लेकर आ सकते, थोड़ा सा न्यूट्रल कलर्स के साथ प्ले किया जा सकता है। वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से आप बच जाते हैं क्योंकि पिंक इज अ गर्लिश कलर। ठीक है, इसको देखते एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। बट ब्लू जो है ना ये बसंती ब्लू है। अच्छा। इसको देखते ही आपको फील आती है बड़ी वो मायो टाइप सी, बड़ी ट्रेडिशनल सी। वो जब आप ऑफिस में इस तरह के कपड़े पहन के जाएं तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो बेहतर होता है कि आप इसको न्यूट्रल कलर्स के साथ ब्लेंड करके उनके साथ डिजाइनिंग करके वो कैरी करें। तो फैब्रिक में आपको आजकल चिकनकारी मिल रहा है मार्केट में, अच्छी लॉन अवेलेबल है। तो आपने जो लॉन आपने लेनी है ना वो कोशिश करना है उसके रंग ठंडे हों। अच्छा।
क्योंकि अच्छा ठंडे रंग कौन से हैं? ठंडे रंग पेस्टल कलर्स हैं। पेस्टल कलर्स आजकल समर है, समर में पेस्टल कलर, और फिर आप देखें जो हमारी स्किन अंडरटोन है, हम ज़्यादातर न्यूट्रल्स और कूल साइड पे हैं, तो कूल अंडरटोन के लिए पेस्टल कलर्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि वो पहनते ही आप खिले खिले लगते हैं। सही। आप ज़्यादा फेयर भी लगना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाती है, और आप जैसे दिखते हैं आप फील भी वैसा ही कर रहे होते हैं। और जब आप फील अच्छा करते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर बहुत कॉन्फिडेंट होता है। सो दिस इज समथिंग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैब्रिक का सिलेक्शन और उसके साथ कलर सिलेक्शन। हाँ। अच्छा, कलर्स फिर अब जैसे दुबले पतले लोग भी और थोड़े से हेल्दी लोग भी पेस्टल कलर्स में ही जाएं, या जैसे थोड़े से हेल्दी लोग हैं वो कहते हैं हम डार्क कलर्स पहनेंगे तो हम थोड़े से स्लिम लगेंगे, उसके ऐसा साथ है कुछ? वैसे बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा। अगर जैसा मैं हैवियर साइड पे हूँ तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं डार्कर कलर्स पहनूँ। अच्छा। बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप औरत हैं तो आपको औरत दिखना चाहिए, आप बिल्कुल मैनली नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ डिफरेंस तो दिखना चाहिए। उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि फिर आप पैटर्न्स के साथ प्ले करें। अच्छा। जैसे कि आप ज़्यादातर इस तरह के डिज़ाइंस की तरफ चले जाएं या ऐसे कट्स की तरफ चले जाएं जो आपको वर्टिकली जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट करे, बजाय कि आपको हॉरिजॉन्टली जो है वो ज़्यादा आपको हाईलाइट करे, मतलब लाइनिंग, सीधी लाइनिंग पे चले जाएं आप। अब मैं प्रिंट्स की बात नहीं कर रही, यहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए प्रिंट सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स हैं। अच्छा। उनके लिए कोई फूल, कोई बूटे, कोई कैरीज, नो, बिग नो। तो मतलब अगर आपने प्रोफेशनली कैरी करना है किसी भी चीज को या शूटिंग करनी है तो हाँ, वो आप या लाइंस तो में प्लेन चले होनी जाएं, चाहिए, लाइंस होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। सेल्फ प्रिंट आपके पास बड़ा एक अच्छा फैब्रिक होता है, आप सेल्फ की तरफ जा सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी हाइट अच्छी है लेकिन आप बल्की हैं, हाँ, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर ये कि आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन वो भी न्यूट्रल सा है, नॉर्मल सा है, सही। तो फिर आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आप चूँकि बल्की हैं, आपने अब डार्कर कलर पहन लिया प्लेन में, बट आप उसके साथ दुपट्टा कोई लाइट कलर का कैरी कर लें, क्योंकि जैसे ही आप दुपट्टा कैरी करते हैं तो आपकी ये वाली जो साइड है ये अफेक्टेड हो जाती है। कैसे? अगर आपने लाइट दुपट्टा पहना है तो जाहिर है उसका इफेक्ट आपके चेहरे पे आ रहा है, तो आपके चेहरे पे जो ग्लो आएगा वो आपको बताएगा कि आप बड़े फेयर हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन बड़ा अच्छा है। बट आपने अपनी बॉडी को अगर कैमोफ्लॉज करना है उसके एक्सेंचुएटेड पार्ट्स को, उसके लिए फिर आप डार्कर क्लोथ्स की तरफ चले जाएं। लेकिन फिर यही बात आ जाती है, अगर हाइट अच्छी है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, अगर तो हाइट अच्छी है, आप टॉल हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपकी हाइट अच्छी नहीं है ना, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। तो वही लिबास पूरी एक साइंस है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डार्कर कलर्स पे चले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि आप बटन्स के साथ प्ले कर लें, लाइट बटन्स हों, लाइट कलर का दुपट्टा हो जाए, या गले पे कोई अच्छे से पैचेस लगवा लें। जिस तरह आप देखें, मैंने आज जो ड्रेस पहना हुआ है, मैंने इस ड्रेस को कैसे डिज़ाइन किया कि मैंने ये एक दुपट्टा लिया है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे बड़ी फेमस मार्केट है, वहाँ से मैंने दुपट्टा लिया, उसका फैब्रिक मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। उसी में से साइड से मैंने पैच निकलवाया है और उसको मैंने एप्लिक वर्क करवा लिया है। एक डिज़ाइनिंग हो गई और आपका दुपट्टा आपके पैच के साथ मिक्स हो गया और आपने एक प्रॉपर लुक भी क्रिएट कर ली। अब इसके साथ मोर ब्लेंडिंग ये है कि आप अपने ज्वेलरी के साथ खेल सकते हैं, आप अपने मेकअप के साथ प्ले कर सकते हैं। औरतों के लिए तो मैं कहती हूँ बहुत आसानियां हैं, बेचारे मर्दों के लिए इतनी आसानियां नहीं है। अच्छा, मुझे याद आ गया, औरतें तो मेकअप करके गोरी भी हो जाती अच्छा, दूसरा असद, समन के पहले हमने देखा था कि खवातीन जो थी वो पहले सूट का कपड़ा लेकर आती थी, फिर साथ दुपट्टे लेती थी, मैच करती थी। अब बड़ा डिफरेंट हो गया है और फिर सूट मैच किया जाता है। एग्जैक्टली मैं यही करती हूँ, मैं पहले दुपट्टे ले लेती हूँ, उसके बाद मैं उसके साथ जो है, और मैं तो यहाँ तक भी करती हूँ अगर मुझे कोई लेसेस अच्छी लग रही हैं या कोई बटन्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं परचेज कर लेती हूँ, फिर मैं उसके साथ मैच करती हूँ। तो ये भी मैं कहती हूँ चलो कम इन्वेस्टमेंट पहले कर लो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि आजकल सभी डिज़ाइन चल रहे हैं, मतलब छोटी शर्ट्स भी चल रही हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, एयरलाइन भी चल रही हैं, फ्रॉक्स भी चल रहे हैं। तो कौन सी बॉडी टाइप को क्या चीज़ पहननी चाहिए? अगर आप थोड़े हैवियर साइड पे हैं तो आप क्या शॉर्ट कमीज़ पहन सकते हैं, आप फ्रॉक्स पहन सकते हैं, लॉन्ग शर्ट्स पहन सकते हैं, क्या पहन सकते हैं जो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो हाइट की बात कर लेते हैं। अगर तो आप लॉन्ग, आपकी हाइट टॉल है, ठीक है, तो फिर आप शॉर्ट शर्ट्स की तरफ इतना ना जाएं। अच्छा, ना जाएं? बहुत टॉल हाइट
या बहुत शॉर्ट हाइट। अच्छा, ओके, समझ रहे हो आप? सही। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड है और तब आप शॉर्ट पहनते हैं तो क्या करते हैं कि आपका जो नीचे वाला लेग्स पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। ओके। और वो आपको जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो आपकी जितनी टॉल हाइट थी ना वो अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। और अगर आप बहुत शॉर्ट हाइटेड है और फिर आप शॉर्ट शर्ट पहन लेते हैं, वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ले जाती है, आप और ज़्यादा शॉर्ट लगना शुरू हो जाते हैं। हाइट बहुत मैटर करती है। लड़कियों के लिए जो टॉल हाइट है वो 5'6", 5'7" बहुत आइडियल हाइट है। अगर आपकी ये हाइट है ना तो आपके लिए बड़ा, मैं कहती हूँ, स्पेस हो जाती है। आप इसमें शॉर्ट शर्ट भी पहन सकते हैं, आप इसमें लॉन्ग शर्ट भी पहन सकते हैं। लॉन्ग पहनेंगे तो ज़्यादा लंबे लगना शुरू हो जाएंगे, वो एक अच्छी चीज़ लगेगी। बट अब इससे ज़्यादा हाइट की लड़कियां मैं देख रही हूँ, वो जब इस तरह डिफरेंट ड्रेसेस की तरफ आती हैं, कट्स की तरफ आती हैं, लेंथ्स की तरफ आती हैं, तो अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने जहन में रखनी है। अगर आप, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का शेप क्या है। अच्छा। देखो हम सब की बॉडी का शेप बहुत डिफरेंट है। कुछ लोगों का, अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ मेरे पास डिफरेंट केसेस आते हैं। कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो आवर ग्लास में आ जाती हैं। अच्छा। जिनके शोल्डर्स और हिप्स की विड्थ एक होती है, सेम होती है, ये आपका आवर ग्लास शेप है। आपकी जो बॉडी शेप है ना वो डिसाइड करते हैं आपके शोल्डर और आपके थाइस, उनकी ब्रॉडनेस। कुछ लोग हैं उनके शोल्डर्स ब्रॉड है लेकिन वो थाइस और हिप्स उनके कम है अगर मेजर किया जाए तो। इसी तरह कुछ लोग जो है प्रॉपर शेप उनकी बॉडी की होती है। जिनकी बहुत ज़्यादा बॉडी की शेप है और वो प्रोफेशनल है तो फिर उनके लिए चीज़ें बड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं। अगर वो बिल्कुल फिटेड कपड़े पहनेंगी वो भी डिस्ट्रैक्शन है। हाँ। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जिस तरह की भी बॉडी टाइप है आपकी, आप लूज फिटेड में आ जाएं, कपड़े पहने। अब देखें आपकी बॉडी टाइप बहुत स्मार्ट है, आप टॉल भी हैं, आपकी आप चाहें तो फिटिंग पहन सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप कहते हैं डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी। आपको देख रही हैं हमारी पूरे लाहौर की ख़वातीन, आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, तो आपने लूज फिटेड कपड़े पहने। अब आप देखें कि आप स्क्रीन पे किस कदर खूबसूरत आती हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट भी है। और मैं कहती हूँ जो हमारी ख़वातीन है, समटाइम्स आप लोगों को देखते हैं ऐसे लगता है कि लड़कियों ने कपड़े पहनने के बाद स्टिचिंग कराई है, वो इतने बुरे फंसे हुए होते हैं। तो मैं कहती हूँ कॉलेज गर्ल्स के लिए तो चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है। खुदा का वास्ता ऐसे ना किया करें। मैं तो लिटरली समझ ज्यादा टाइट कपड़े पहन ही नहीं सकती, मेरा सांस रुकना बंद हो जाता है। और वैसे भी आपको अपना आप इजी नहीं लग रहा होता, नहीं फील हो रहा होता कि आप इतने टाइट कपड़े पहन के बैठे। जिसमें समझ ने कहा है कि ऐसे लगता है कुछ लड़कियों ने तो पहन के सिलवाए हुए कि इतने टाइट होते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फ्री करने की कोशिश करें और थोड़े से लूज। और वैसे भी आजकल लूज फिटिंग में ही आपका जो फैशन है, जो ट्रेंड है वो चल रहा है। डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, कुछ हेवियर साइड पर भी होते हैं। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों के, अब जैसे बॉडी टाइप पे आप बात कर रही थी कि कुछ को ये पहनना चाहिए, कुछ को ये पहनना चाहिए। अब डिफरेंट टाइप्स की हैं, तो अब जिनकी बहुत ज़्यादा कमर मेरे ख्याल से बहुत पतली होती है, बड़ी खूबसूरत सी कमर होती है, और इस तरह की बॉडी टाइप को कौन सी चीज़ें, कौन सी ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? जैसे हमने फिटेड कपड़ों की बात की, उन्होंने फिटेड पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो जैसे अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि लूज फिटेड कपड़े पहनने चाहिए। हाँ। लेकिन अगर आपने बॉडी को एक इल्यूजन देनी है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पार्ट आपका बॉडी का मिसबैलेंस हो रहा है ना आपकी अदर पार्ट ऑफ बॉडी से, मतलब एक शेप होती है ना प्रॉपर औरतों की, अगर आपकी कमर ज़्यादा पतली है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ज़्यादा जो वर्क है डिज़ाइनिंग का वो अपनी कमर की तरफ दे देना है। अच्छा, ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगी आपकी बॉडी। क्या होगा कि ऊपर से अगर आप ब्रॉड हैं और फिर कमर आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो स्लिम है, हाँ, और हिप्स आपके ब्रॉड हैं, तो आपने क्या करना है, एक तो लूज फिटेड कपड़े पहनने, और उसके बाद क्या करना है कि जो कमर है आपकी, जो वेस्ट है, उसका जो मिड का पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाला हिस्सा, हाँ, आपने इधर मोटिव्स या कोई ऐसी डिजाइनिंग या कुछ ऐसा पैच वर्क करवाना है जिसको आप एप्लिक वर्क कहते हैं, ताकि वो आपकी बॉडी को बैलेंस करे। और वो मोटिव इतना ब्रॉड होना चाहिए कि आपके जो शोल्डर्स हैं और आपके जो हिप्स हैं वो बैलेंस हो जाए। अच्छा, ठीक है, तो ये टेक्निक है। इसी तरह बहुत सारी खवातीन जिनके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके हिप्स इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो फिर क्या करने की ज़रूरत है, फिर उनको अपने हिप्स की तरफ डिज़ाइनिंग देने की ज़रूरत है। उससे क्या होता है कि आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हैं। जब ऑफ कोर्स आपका एक मिसबैलेंस हो रहा है बॉडी का,
तो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसके ऊपर फोकस कर दें। सही, ठीक है। आपके बाजू ज़्यादा हैवी है तो फिर आप कोशिश करें कि आप बाजुओं के ऊपर कोई मोटिव दे लें, आप उस चीज़ को प्रॉपर हाईलाइट कर लें। आपने डिस्ट्रैक्शन करनी है यहाँ पे, यहाँ पे तो होता है कि जहाँ पे डिसबैलेंस हो रही है उसको तो छुपा लो। और छुपाओगे कैसे? जब आप उसके ऊपर कोई डिफरेंट मोटिव्स या कलर ब्लेंडिंग या कुछ चीज़। अच्छा, हम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं, कई चीज़ों पे डिस्ट्रैक्शन देने की ज़रूरत होती है। हाँ जी, ठीक है। जिस तरह आप देखें, मेरी आंखों का मसला है कि मेरी आंखों के नीचे पफीनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं इसको डिस्ट्रैक्शन देने के लिए अपने आई मेकअप को अपर साइड पे हाईलाइट करती हूँ। अच्छा, उससे क्या होता है कि मेरे बैगी आईज थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे क्रेडिट गोज टू वो मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने ये बड़ा कमाल मेकअप किया होता है, बट ये मैंने उनसे सीखा है कि कुछ चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन देने की ज़रूरत है। तो आप क्या करें, आप देखने वाले का, व्यूअर का आंखों के बैग साइड से नीचे वाली बैगी आई से ध्यान हटाकर तो आप ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये हो गई कि यहाँ पे आपने थोड़ी सी ना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी है। तो सेम विद क्लोथिंग, कि जो चीज़ आपने कैमोफ्लेज करनी है उसको थोड़ा हाईलाइट कर दें। उससे क्या होगा कि अगला ये नहीं देखेगा कि मेरे बाजू इतने मोटे हैं या मेरे शोल्डर्स बहुत मोटे हैं, उसका फोकस चला जाएगा उस डिजाइन की तरफ, उन डिजाइन पे। ठीक है। तो देखो ये कितनी बड़ी साइंस है। एक डिजाइन करना कपड़े को पूरा, इसमें आपकी हाइट, आपका वेट, आपका बॉडी का जो शेप है वो, इवन दो आपकी जो नेक के कट्स हैं वो आपके फेस शेप को प्रॉपर बैलेंस करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, ट्रू। ठीक है। जिन लोगों का नाक तीखा होता है और लंबा होता है उनको कोशिश करनी चाहिए वो वी नेक पहनना शुरू कर दें। अच्छा, वी नेक क्या करता है कि वो आपके नोज के तकोनेपन को बैलेंस कर देता है। ओके। हालांकि आपके ख्याल में होगा कि नहीं वी नहीं पहनना चाहिए, हाईलाइट हो जाएगा, बट यहाँ पता है मैं एक चीज कहती हूँ, आपको क्या अच्छा लग रहा है? आपको अपने नोज की शेप अच्छी लग रही है? अगर आपको अपने नोज की शेप अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है, देखो अगर हम इस चीज को अपने जहन में रखें ना, खूबसूरत आंखें और जो हमारे माइंड में खूबसूरत नाक और खूबसूरत होंठ, किसी आर्टिस्ट ने मुझे कहा था कि जो चीज़ों की तायुन आपने कर दिया ना कि खूबसूरत नाक ऐसी होती है, खूबसूरत आंखें ऐसी होती हैं, खूबसूरत होंठ औरत के ऐसे होते हैं, अगर एक ही औरत के ऊपर तीनों खूबसूरत चीज़ें दे देंगे ना तो वो जिन बन जाएगी, चुड़ैल बन जाएगी। तो हर बंदे के चेहरे के ऊपर एक फीचर ऐसा होता है जो उसको खूबसूरत करता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपकी आंखें खूबसूरत हैं और नाक नहीं है और होंठ नहीं है, क्या पता है आपकी आंखें खूबसूरत है उसकी वजह से आपका फेस ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब जिस चीज को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो वो टोटली अप टू यू। ठीक है। तो आप पहले तो अपनी जो आपकी शख्सियत है उससे आपने ना सेटिस्फाई हो जाना है। आपने कोशिश करनी है कि जो शख्सियत अल्लाह ताला ने आपको दी है आप उसको एनहांस करें। देखिए खूबसूरत कोई भी नहीं होता, खूबसूरत बनाया जाता है, और ये भी अल्लाह ताला का शुक्र करने का एक एहसास है कि अल्लाह तूने मुझे इतनी अच्छी शक्ल दी है। अब अगर मैं आज डीमोटिवेट होके बैठ जाऊँ, मेरी आंखों के नीचे तो हल्के हैं और मैंने तो ग्रूमिंग सेशंस नहीं देने, और लोग मुझे करते हैं ऐसे कमेंट्स। अच्छा। मेरे चैनल के नीचे मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपकी तो अपनी आंखों के नीचे इतने बैगी आईज हैं, आप तो खुद इतनी मोटी हैं। तो फिर मैं कहती हूँ देखो कुछ तो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको आप साइड पे रख दें। अब अल्लाह ने जैसा मुझे बना दी है तो मुझे अब उसमें फॉल करना है, हाँ, और उसको सही करने की कोशिश करनी है ताकि मैं दिखा अच्छा सकूं। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर अल्लाह ताला ने सबको ही खूबसूरत बनाया, वो हमारी अपनी ही चीजों की वजह से हम लोग जो है ना डिसबैलेंस हो जाते हैं और अपनी खूबसूरती को जो है वो मांद कर देते हैं। तो आप लोग अपनी खूबसूरती को किस तरह इन्हांस कर सकते हैं? थ्रू योर अटायर। आप अपना अच्छा कपड़ा पहनेंगे, उसको अच्छे तरीके से कैरी करेंगे तो आप खूबसूरत नज़र आएंगे। तो हमारे साथ समन असद मौजूद थी। समन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। वार्डरोब कंसल्टेंट है और अगर आप भी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप समन से रब्ता कर सकते हैं और अपनी जो कह लें कि अटायर की जो फैशन सेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि ये समर्स चल रहे हैं और आज से ही मानसून का आगाज़ भी हो चुका है, तो ये भी बीमारियों का सीज़न इसको कहा जाता है और समर्स को भी कहा जाता है। तो जनाब आज हमने डायरिया के ऊपर बात करनी है, स्टमक इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो बहुत से लोग हैज़े का शिकार हो जाते हैं, पेट ख़राब होना शुरू हो जाता है, डायरिया होना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह है और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम ले सकते हैं, कौन कौन सी हम मेडिसिन्स खा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर फ़राह सादिक हमारे साथ जो जनरल फिजिशियन है वो मौजूद हैं। डॉक्टर फ़राह आपको वेलकम कहते हैं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर फ़राह, समर्स हैं, मानसून का भी सीज़न का जो आज है आगाज़ हो चुका है, बारिश इतनी ज़्यादा बरसी है, तो इसमें डायरिया, स्टमक इश्यूज़ और ख़ास तौर पर जब ये बड़ी ईद गुज़रती है, मीठी ईद गुज़रती है, तो उसके बाद स्टमक इश्यूज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाते हैं। तो क्या वजह है, कौन कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसके ऊपर हमें जो है काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये बढ़ते जाएंगे इश्यूज़? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब गर्मी का सीज़न होता है और बारिशों का सीज़न होता है तो मक्खियाँ, मच्छर और इसके अलावा जर्म्स जो हैं इनके थ्रू वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैलते हैं और खाना जो है वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, हाँ, जबकि सर्दियों में ऐसी कोई बात नहीं होती है। और वही जर्म्स जो होते हैं वो जब खाने के ऊपर मतलब मक्खियों के ज़रिए बैठते हैं तो वो हम जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है कि हम बाहर से जो रेडी वगैरह होती है वहाँ से मशरूबात जो है वो पीते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और उसमें कोई ख्याल नहीं होता सफाई सुथराई का, और जो बना रहा होता है शरबत या जो भी मशरूब वो अपने हाथ वगैरह भी नहीं साफ़ करता, और इसके अलावा उन मशरूबात के ऊपर भी मक्खियाँ बैठ रही होती हैं। फिर कटे हुए फलों के ऊपर वो लेने का बड़ा रवाज है, जैसे तरबूज है या खरबूजा है, तो उनके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही होती हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जर्म्स का। फिर बड़ी ईद के हवाले से जो आपने बात की वो उसकी भी रीज़न बड़ी आम सी है कि लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं बजाय बांटने के, और उसको जो गरीब हैं मुस्तहकीन उन तक उनका हक पहुंचाने के वो खुद जो है वो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर मुख्तलिफ किस्म की फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग इससे रिलेटेड, क्योंकि ये वाला जो गोश्त होता है आपने देखा होगा इसके अंदर चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मुर्गी और मछली। हम लोग मरीज़ों को, बल्कि जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है उनको हम एडवाइस भी यही करते हैं कि आप मुर्गी या मछली खाएं, रेड मीट इसको कहा जाता है, ये कम से कम इस्तेमाल करें। रीज़न बीइंग कि इसमें बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो हज़म करना बेहद मुश्किल होता है। फिर अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल है, अच्छी कॉलोनीज़ के अंदर लोग बाहर आलाइशें जो हैं वो फेंक देते हैं। वो फिर एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मक्खियाँ और मच्छर जो है वो वहाँ पर आते हैं, गंदगी, जर्म्स, और वो फिर पूरे माहौल को आपके जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो पहले बात का तो ये जवाब है। दूसरा ये कि इससे किस तरह बचा जाए, उसका बेस्ट तरीका यही है कि खाना जो है वो आप फ्रेश खाएँ, घर का पका हुआ खाएँ, हाथ अच्छी तरह धो के खाएँ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये गंदगी जो है वो बाहर जो अलाइशें वगैरह हैं वो बाहर ना फेंकें। बाहर रेडियों वगैरह पे से जो आप लेते हैं चीज़ें उससे परहेज़ करें। कोशिश ये करें कि कोई हेल्दी स्नैक जो है वो घर से ही बना के डब्बे में, बॉक्स में कोई भी चीज़ जो मतलब जैसे एक केला है वो आपने रख लिया या सेब रख लिया, और साथ पानी की बोतल आपने अपने साथ रखी। उसमें मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि बेस्ट है इस सीज़न में कि आप 4 गिलास पानी लें, उसमें सिंपल एक ORS का पैकेट डालें और उसमें 5 से 6 लेमन डाल दें। उसको ठंडा करें, बोतल में भरें, उसका टेस्ट जो होगा इट विल बी ग्रेट। मतलब ORS के साथ लेमन डालना है? हाँ, क्योंकि ORS कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं इसका जायका इतना अच्छा नहीं, अजीब सा मीठा सा पानी होता है। तो वो बेस्ट है कि अगर उसमें लेमन डालेंगे तो वो बिल्कुल लेमनेड की तरह का उसका जायका हो जाएगा। तो वो आप अपनी बॉटल्स में भर लें और वो आप साथ ले जाएं और उसको सारा दिन जो है वो इस्तेमाल करते रहें। वो उसकी वजह से आपको जो अक्सर ख़वातीन और मर्द भी ये कंप्लेंट करते नजर आ रहे हैं हमारे पास कि जिस्म में दर्दें हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है पसीने की वजह से, तो वो मसला भी जो है वो हल रहेगा, वो हल हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग अब जैसे लेथार्जिक फील हो रहा होता है गर्मियों में, क्योंकि हमारा पसीना बहुत ज़्यादा निकल है, इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो रहे हैं, उसके लिए तो एक तो ये बेस्ट रेमेडी है कि आप ORS का इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि फिर हमारी जब दर्दें ज़्यादा हो जाती हैं तो हम लोग खुद से मेडिकेशन भी खाना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट पेन किलर्स हैं जिसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या वो भी कॉज कर सकती हैं इस तरह की चीज़ें? हाँ, जो पेन किलर्स होते हैं स्पेशली उनको हम ये जैसे डाइक्लोरॉन वगैरह है या हम अपनी ज़बान में उनको कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स।
एक होती है पैरासीटामोल सिंपल, उसके इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं होते जितने के नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसमें डाइक्लोरॉन आ जाती है, आपकी ये ब्रेक्सिन वगैरह आ जाती हैं, सिंफ्लेक्स, ये इस किस्म की जो मेडिसिन जो कि पेन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अक्सर लोग जाते हैं फार्मेसी पे, जी हमें दर्द हो रही है, तो मेडिकल स्टोर वाला जो है वो उनको दे देता है। तो वो अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो आपके मैदे जो है उसको ख़राब करती हैं, जिसके से मैदे में जलन, तेजाबियत, और बाज़ औक़ात तो कुछ मरीज़ जो होते हैं वो इतना हैबिचुअल हो जाते हैं कि रोज़ जब तक वो गोली ना खाएं उनको आराम नहीं आता। तो उसकी वजह से होता है कि वो बाज़ औक़ात ब्लीड कर जाते हैं, यानी कि मैदे के ऊपर ज़ख्म पड़ जाता है उसको बार बार लेने की वजह से, और वो खून की उल्टी के साथ जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो वो बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि जब हम लोगों ने पेन किलर देना हो तो हम बहुत ज़्यादा, जब अनअवॉइडेबल हो जाए, नागुज़ीर हो जाए, तब देते हैं, और उसके साथ हम मैदे की दवाई साथ देते हैं। अच्छा। ताकि मैदा आपका जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये जो फार्मेसी पे जाके लोग अपनी मर्जी से जो पेन किलर्स ले लेते हैं, ये भी ठीक मैदे की जो मर्ज है उसका सबब बन सकते हैं, अल्सर का सबब बन सकते हैं। अच्छा, तो अगर डायरिया हो जाता है डॉक्टर फराह, तो हमें क्या करना चाहिए घर में फौरी तौर पर, क्या जो है वो हमने इकदाम उठाने हैं? बेस्ट वही जो मैंने आपको बताया कि निमकोल वाला पानी, ठीक है, वो आपने मुसलसल पीना है, और अगर आप 1 लीटर पी रहे हैं तो उसको बढ़ा दें, क्योंकि डायरिया में लॉस हो रहा है मोशन, तो इसलिए लॉस जब आपका हो रहा है पानी का और नमकियात का, तो उसको हमें फौरी तौर पे जो है वो पूरा करना है, और फौरी तौर पे जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, और उससे फिर जो अद्वियात हैं वो आपको तजवीज़ करेगा कि इसकी क्या वजह है। क्योंकि खुदा न खास्ता ये सिंपल एक तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है वायरल, वो तो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वायरल जितनी भी बीमारियां होती हैं, हमारे पास 3 किस्म के जरासीम होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और फफूंदी होती है। तो जो वायरसेस होते हैं वो आम तौर पे जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस करते हैं वो खुद ब खुद 5-6 दिनों में ठीक हो जाता है। तो उसमें सिंपल आप जितना लूज हो रहा है उतना रिप्लेस करते जाएं। ओआरएस के जरिए पेट की दर्द अगर हो रही है उसकी दवाई डॉक्टर आपको दे देगा, उल्टी की दवाई दे देगा, और आप 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर ये असेस करता है कि नहीं इसकी कॉज बैक्टीरिया है, तो फिर वो आपको एंटीबायोटिक यानी ऐसी अद्वियात तजवीज़ करेगा जो कि जर्म्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं। तो फिर वो दवाइयाँ जो हैं आपको 5 से 7 दिन लेनी पड़ेंगी। इसके अलावा वो ये भी असेस करेगा कि खुदा न खास्ता ये टाइफाइड या कॉलरा जिसको हम हैजा कहते हैं वो तो नहीं है। उसकी अद्वियात जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, मतलब डिफरेंट होती हैं, और उससे पहले हमें ब्लड के कुछ और टेस्ट भी करवाने होते हैं देखने के लिए कि वो जरसूमा जो टाइफाइड करता है या हैजा करता है वही उसके अंदर मौजूद है, और कौन सी दवाई उस पर मौसर होगी। उस टेस्ट को हम कल्चर कहते हैं अपनी ज़बान में, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जो कि उस जरासीम को पिक भी करता है वो टेस्ट जो है, और ये भी बताता है कि ये दवाई जो है इसके लिए मौसर है। अगर हम मरीज हमारा फार्मेसी पे जाएगा और वो कहेगा जी टाइफाइड की दवाई दे दो, तो मेडिकल स्टोर वाला उसको जो दवाई देगा हो सकता है कि जो टाइफाइड का जरसूमा उसके जिस्म के अंदर मौजूद है, जो जरसूमा उसके जिस्म के अंदर मौजूद है, उस पर वो दवाई मौसर ना हो। तो ये टेस्ट जो है ये आपको मुस्तनद डॉक्टर ही एडवाइस करेगा, और वो टेस्ट देने के बाद बेशक फिर आप कोई भी दवाई ले लें, क्योंकि 2-3 दिन के बाद जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो हम उस टेस्ट के हिसाब से उस दवाई को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बहुत से अगर डायरिया में भी जाते हैं, जैसे हमारे मोहल्लों में भी, और बहुत से क्लिनिक्स ऐसे खुले हुए होते हैं जिसके पास सबसे पहले उसी के पास मरीज को लेके जाते हैं, और वो जाते ही डॉक्टर क्या करता है जी, प्रिस्क्राइब करता है कि इसको आईवी लगा दें, इसको जो है ना ड्रिप लगा दें। तो क्या इस कंडीशन में ड्रिप लगवानी चाहिए मरीजों को कि नहीं? ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप ड्रिप सिर्फ उन पेशेंट्स को लगाते हैं जो मुंह के जरिए ओआरएस नहीं पी पा रहे, मुसलसल उल्टियां उनको आ रही हैं, उनके अंदर ओआरएस या कोई पानी या कोई चीज़ अंदर जा ही नहीं रही है, और वो शदीद उनमें पानी की कमी है, वो भी डॉक्टर असेस करता है। मतलब उसकी आंखें जो हैं वो थोड़ी सी धंस जाती हैं। इसके अलावा उसकी जो जिल्द होती है उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं वो ड्राई हो जाती है, ज़बान उसकी सूखी होती है, ब्लड प्रेशर उसका लो होता है। सिर्फ उसी कैफियत में आपको ड्रिप लगवानी चाहिए, क्योंकि ड्रिप के अपने नुकसान हैं। क्योंकि जो सुई आप लगाते हैं, जो पानी उस बॉटल के अंदर होता है, बाज़ वक़्त उससे बहुत शदीद एलर्जी हो जाती है और लेने के देने पड़ जाते हैं। तो गैर ज़रूरी जो ड्रिप्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, और ना हमारे मरीज़ों को इस पर इसरार करना चाहिए। हमारे मरीज़ों का भी माइंड सेट ये है कि जी जब तक ड्रिप नहीं लगेगी हम में ताकत नहीं आएगी। और कुछ लोग तो डायरिया के बगैर ही जाके कहते हैं कि जी हम तो साल में 1 दफ़ा ड्रिप जो है वो ज़रूर लगवाते हैं, क्योंकि अगर हम ना लगवाएं तो हमारे में ताकत नहीं आती। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहती हूँ कि ड्रिप कुछ भी नहीं होता। उसमें पानी होता है, नमक होता है और थोड़ी सी चीनी होती है।
तो वो आप पानी गिलास जो है 1 लीटर की अगर ड्रिप है तो 4 गिलास पानी के अंदर आप नमक ORS डाल लें, वो वही चीज बन जाती है। उसमें ताकत की कोई ऐसी चीज शामिल नहीं है जो कि हमारे नाजरीन ये समझते हैं या जो मरीज वहां पे जाते हैं कि जी ड्रिप हम जब तक नहीं लगवाएंगे तब तक हमारे में ताकत नहीं आएगी। तो ड्रिप सिर्फ उसको लगेगी जो पेशेंट बहुत सीरियस है और मुंह के जरिए नहीं ले सकता। और आप ये भी सुन लें कि एक डॉक्टर ही आपको ये बता रही, तो इसका मतलब है कि ये सच ही है। जो लोग आपको कह रहे बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और आपसे पैसे बटोरे होते हैं, खासतौर पर ये जो क्लिनिक्स खुले में गलियों में मोहल्लों में, और वो आपको जो पहले ही जाते कहते हैं कि और आपने कितने दिन जो है ड्रिप्स लगाते ही रहना है, सुबह शाम भी आपने लगानी, तो आपसे सिर्फ पैसे बटोरे होते हैं और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और इसमें यह कि हमारे जो मरीज हैं उनसे मेरी दरखास्त है कि वो खुद जाके ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें ड्रिप लगाओ, उसके बगैर हमें आराम नहीं आएगा। और जब वो हमारे पास आते हैं और हम उनको कहते हैं कि नहीं आपको ड्रिप की जरूरत नहीं है, तो बाज़ औक़ात वो डॉक्टर चेंज कर देते हैं कि ये डॉक्टर तो सही नहीं है, ड्रिप नहीं लगा रहा, मुतमईन ही नहीं किया, तो मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाऊं जो मुझे ड्रिप लगाए। तो प्लीज ये बाज़ औक़ात लेने के देने पड़ जाते हैं। और एक अच्छा भला मरीज जो है उसको इतना सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है कि खुदा न खास्ता उसकी जान जा सकती है। तो प्लीज इस चीज से बचें। उसमें कुछ नहीं है, नमक और चीनी और पानी है, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वही आप घर पे जो है ना अपना ORS बना के पी सकते हैं, सस्ते का सस्ता, और आप जो है ना सही भी रहेंगे। और हर इंसान यूज कर सकता है आजकल के मौसम में। मैं तो ये समझती हूँ कि आप सिंपल पानी की जो बॉटल्स रखते हैं लोग, वो अगर उसमें ORS यूज कर लें और अगर उनको जायका उसका अच्छा नहीं लग रहा, उसमें कुछ लेमन निचोड़ लें, तो वो बेस्ट है आपके लिए। आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी, बिल्कुल ये जो लिथार्जी आप कह रही हैं और दर्दें वगैरह जो हैं ये बहुत ज्यादा आपकी बेहतर रहेंगी। अब तो मानसून का मौसम है तो इसमें भी पी लें। इसमें भी अच्छा, इसमें भी ठीक है, क्योंकि बारिश के फौरन बाद जब इतनी हब्स होती है और ऐसा पसीना निकलता है जो खुश्क नहीं होता। बारिशों से पहले तो खुश्क हो जाता था, अब जो पसीना है वो तो खुश्क भी नहीं होता, तो नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने अंदर नमकियात और पानी की जो कमी है वो उसको पूरा कर लें। अच्छा, दूसरा जैसे आपने बताया कि बड़ा अच्छा है ORS पीना डॉक्टर फराह। अब मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि जी हम नहीं पी सकते हैं, खास तौर पर जो ORS है, क्योंकि इसमें नमक ज्यादा, सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है। तो वाकई है उन्हें नहीं पीना चाहिए क्या ORS? देखिए, अगर तो उनको मोशंस लगे हुए हैं, डायरिया हुआ हुआ है, तो उस वक्त हमने उसको कंट्रोल करना है। उसमें यह है कि वो उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, या अगर उनके घर में BP ऑपरेटर्स है तो वो अपने BP का रिकॉर्ड जो है वो उन दिनों में जिन दिनों में वो ORS इस्तेमाल कर रहे हैं, या शुगर के मरीज क्योंकि चीनी भी होती है, वो जरा ज्यादा रख लें रिकॉर्ड, और उसके हिसाब से हम दवाई को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ब्लड प्रेशर की या शुगर की। लेकिन ORS की अगर उनको जरूरत है तो उनको पीना चाहिए। लेकिन जैसे आप नॉर्मली भी हम लोग पी रहे हैं ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पी लें तो इसका फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। तो क्या उनको नुकसान हो सकता है इसका? हो सकता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों को हो सकता है, लेकिन अगर उनकी जॉब ऐसी है कि बाहर एक्सपोजर ज्यादा है, स्वेटिंग उनको होनी है, इस तरह की उनकी जॉब है, शुगर के ऐसे पेशेंट हैं, तो उनको ORS का पानी वो पी सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसको मॉनिटर भी शुगर को। और अगर वो ज्यादा होती है तो थोड़ी सी उसकी डोज जो है दवाई की हम अपने डॉक्टर के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है शुगर बढ़ जाएगी, बढ़ने के चांसेस हैं ना, और ब्लड प्रेशर के भी बढ़ने के चांसेस हैं, तो मॉनिटर करेंगे। अगर वो बढ़ रहा है, अबल तो ये कि इतनी लॉस जो हो रहा है, तो नमक भी तो लॉस हो रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि BP उनका बढ़े, हो सकता है वो नॉर्मली जा रहा हो, लेकिन इन केस बढ़ता है तो हम दवाई को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बच्चों को भी ये देना चाहिए, और क्या डेली दे सकते हैं बच्चों? बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई नुकसान, क्योंकि वो तो इतनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, बाहर जाके, आजकल वैसे भी बच्चों को छुट्टियां हैं और बाहर खेल कूद रहे हैं वो लोग। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और इसमें बिल्कुल हमारे जिस्म के हिसाब से तनासुब से रखी गई हैं सारी नमकियात, और एक कैलकुलेट करके उन्होंने इसके अंदर रखी हैं कि इतनी ये चीज़ चाहिए, इतनी ये चीज़ चाहिए और इतनी ये चीज़ चाहिए, तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, सबके लिए बेस्ट है। आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके, जो ख़ास तौर पर जिनको अगर क्रोनिक डिजीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है या फिर शुगर का मर्ज़ है, वो अपने फिजिशियन से चेक करवा के कंसल्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उनके हेल्दी हो सकता है। तो डॉक्टर फराह हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर फराह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे डायरिया के हवाले से, स्टमक इशूज़ के हवाले से, कि समर्स में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आगे क्योंकि मानसून का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें भी बाहर से ख़ास तौर पर खाने से परहेज़ करें, क्योंकि ये मौसम जो है बहुत ही बुरा मौसम है। स्टमक इशूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होने के चांसेस हैं। तो अपना ख्याल रखें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।